हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस। इंटेक्स क्वेश्चंस क्लास 9th बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर टिश्यूज़ के। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस सेशंस में हमने फर्स्ट चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है और इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते हमने पूरा चैप्टर भी रिवाइज कर लिया है। तो अब बारी आती है क्लास 9th बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर टिश्यूज़ को रिवाइज करने की। रिवाइज कैसे करेंगे? क्वेश्चंस के फॉर्म में इंटेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन इंटेक्स क्वेश्चंस के साथ। आज के सेशन में बेसिकली आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 69 पे जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं टिश्यूज़ चैप्टर के, उनको हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी, जो हमारी अप्रोच है, वो आप सभी को पता है, हमने प्रीवियस सेशंस में भी देखी है कि हर एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो भी टॉपिक उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है, उस टॉपिक को हम पूरा रिवाइज करते जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इंटेक्स क्वेश्चंस को हम सॉल्व तो करेंगे ही, लेकिन सॉल्व करते करते हम पूरा का पूरा चैप्टर ही रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सेशन को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे टिश्यूज़ चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास कि व्हाट इज अ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? अब प्रीवियस चैप्टर में हमने बात करी थी सेल्स की, है ना। अलग अलग टाइप के हमने सेल्स देखे थे। भाई हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि सेल आया कहाँ से, किसने सबसे पहले आकर के बताया कि भाई सेल नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर इसके बाद में धीरे धीरे डिस्कवरीज होती गई, तो पता चलता गया कि भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं? सेल के ही बने होते हैं, है ना। फिर इसके बाद में सेल के हमने अलग अलग टाइप्स भी देखे थे कि एक हमने देखा था प्रिमिटिव टाइप का सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। फिर इसके बाद में एक अपडेटेड और अपग्रेडेड वर्जन देखा था हमने सेल का, जिसको हमने नाम दिया था यूकैरियोटिक सेल। दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हमने देख लिया। फिर इसके बाद में अलग अलग साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी। शील्डर और श्वैन थ्योरी में बताया गया था कि भाई प्लांट के पास जो सेल्स होते हैं उनको हम प्लांट सेल्स बोलेंगे और एनिमल्स के पास जो सेल्स होते हैं उनको हम एनिमल सेल्स बोलेंगे। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं सेल्स के बने होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एनिमल्स या सिर्फ ह्यूमन बींग्स थोड़ी आएंगे, प्लांट्स भी तो आएंगे। प्लांट्स और एनिमल्स आपस में कितने ही अलग अलग होते हैं, तो जाहिर है प्लांट की जो सेल्स होंगे वो अलग होंगे, एनिमल के जो सेल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच में हमने डिफरेंसेस भी देख लिए थे। ठीक है, अब बारी आती है इन सेल्स को कंबाइन करने की। सेल के बारे में हमने पढ़ लिया ना, स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ लिया। अब सेल्स को हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेल को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, है ना। अब सेल्स क्या सोचते हैं ना कि यार अकेले काम करते करते हम बोर हो रहे हैं, अब क्यों ना हम एक ग्रुप बना लें। तो कुछ सेल्स क्या करेंगे ना, आपस में मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने से क्या होता है? ग्रुप बनाने से सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्स अकेले काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम इतने सारे हैं, क्यों ना कुछ सेल्स मिलके ग्रुप बना ले और ये ग्रुप क्या करेगा? केवल एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो होता क्या है, एक तो सेल्स बोर नहीं होते हैं क्योंकि अब वो अकेले काम नहीं कर रहे हैं, अब वो अपनी एक टीम के साथ मिलके काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जब इतने सारे सेल्स मिलके सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन पे फोकस करेंगे तो वो फंक्शन भी कैसा हो जाएगा? एफिशिएंट हो जाएगा। एफिशिएंटली वो परफॉर्म कर पाएंगे उस पर्टिकुलर फंक्शन को, है ना। तो सेल्स के लिए भी फ़ायदा हो जाता है कि बहुत भार नहीं पड़ता है उनके ऊपर, और साथ ही साथ हमारे लिए भी फ़ायदा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, वो फंक्शन हम बोलते हैं कि एफिशिएंटली परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, फंक्शन अच्छा हो जाता है। तो ये जो सेल्स ने मिलके ग्रुप बनाया है ना, जो टीम बनाई है, उसी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं सेल्स के। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं 2 टाइप के। एक होते हैं हमारे पास
यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल कौन है, अपने आप को ही ले लो, ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, आप ले सकते हो यहाँ पे अमीबा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह भी ले सकते हो। तो होता क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता क्या है, देखो यूनि वर्ड का मतलब होता है क्या, वन। ठीक है, यूनि का मतलब क्या होता है, वन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, सेल ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। अब ऑर्गेनिज्म तभी जिंदा रहेगा जब उसको बनाने वाला सेल जो है वो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस कंडक्ट करे या परफॉर्म करे। वो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस कौन सी होती हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है। तो जब तक सेल ये 5 एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस नहीं करेगा तब तक वो जिस ऑर्गेनिज्म को बना रहा है ना, वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं कहलाएगा। तो लिविंग स्टेट में रखने के लिए ऑर्गेनिज्म को, जो सेल उस ऑर्गेनिज्म को बना रहा है उसको एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस करनी ही पड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास केवल एक ही सेल होता है तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एक सेल पर ही आ जाती है कि उस एक सेल को ही क्या करना है, सभी लाइफ प्रोसेसेस करवानी है। डाइजेशन भी करना है उस एक छोटे से सेल को, रेस्पिरेशन भी करना है, ग्रोथ भी करवाना है, रिप्रोडक्शन भी करवाना है, सब कुछ करवाना है। ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सिर्फ एक सेल के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट में रखने की। अब इसके बाद में बारी आती है किसकी, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी मतलब क्या होता है, मल्टी मतलब होता है बहुत सारे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें की बहुत सारे सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। अब देखो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के पास तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, एक ही सेल था उनके पास, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास हम बोलते हैं एक ही सेल था। बैक्टीरिया के पास एक ही सेल होता है, तो बेचारे बैक्टीरिया के उस सेल के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, उसी को करने पड़ते हैं सारे फंक्शंस परफॉर्म। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के पास एक ऑप्शन आ जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास हम बोलते हैं कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, और जहाँ बहुत सारे सेल्स आएंगे वहीं पे तो सेल्स आपस में क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे। जहाँ पे एक सेल होगा वहाँ पे कोई ऑप्शन हो ही क्या सकता है, जहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि बहुत सारे सेल्स हैं तो क्या करेंगे, सेल्स आपस में एक टीम बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, और ये ग्रुप्स क्या करते हैं, एक ग्रुप एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हमको क्या दिखाई देता है, हमको यहाँ पे दिखाई देता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे हमको दिखाई देता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे सेल्स क्या करेंगे, ग्रुप बना करके काम बांट लेंगे। भाई डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, काम बांट लेना। कैसे काम बांट लेते हैं, काम बांटने का भी कोई तरीका होना चाहिए ना। तरीका क्या होता है, पहले तो ग्रुप्स बना लेंगे सेल, और हर एक ग्रुप क्या करेगा, एक एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल लिया था कि आपके स्कूल में जो है ना कोई फंक्शन होने वाला है, सपोज एनुअल फंक्शन ही होने वाला है। अब आप एक ऑर्गेनाइजर बन गए हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ गई है कि आपको एनुअल फंक्शन कंडक्ट करवाना है। अब एनुअल फंक्शन में तो बहुत कुछ होता है ना, डेकोरेशन भी करनी होती है हॉल की, इसके अलावा अलग अलग टाइप की परफॉर्मेंस वगैरह होती है, खाने पीने की भी जो है ना व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आप एक ऑर्गेनाइज़र हो, आप क्या करोगे, सपोज आपके पास 100 आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और आप उनमें से एक ऑर्गेनाइज़र हो। अब आपको इतने सारे काम उनसे करवाने हैं, तो आप हर एक दोस्त से आप ये तो नहीं बोलोगे कि सुनो आप डेकोरेशन भी कर देना, आप थोड़ा सा जो है ना डांस परफॉर्मेंस भी कर लेना, आप सिंगिंग परफॉर्मेंस भी कर लेना, आप थोड़े सा केटरिंग की भी जो है ना देख लेना। ऐसा नहीं होगा। आप क्या करोगे, आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 आपके पास फ्रेंड्स हैं, आप उनके अलग अलग टीम्स बना दोगे, और हर एक टीम को क्या बोलोगे कि जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे थे
जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो आपने उनको मिला करके उनकी एक टीम बना दी कि इनकी ड्राइंग अच्छी है, ये आर्ट्स में अच्छे हैं, तो हो सकता है कि ये हॉल को अच्छी तरीके से डेकोरेट वगैरह कर दें। कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके बारे में आपको पता था कि इनकी ये गाते अच्छा हैं, तो उनकी आपने एक टीम बना दी और उनको बोला कि भाई एनुअल फंक्शन में जो सिंगिंग वगैरह जो पार्ट होगा ना उसका वो आप देख लेना। कुछ बच्चों को डांस करना अच्छे से आता था, तो उनकी आपने टीम बना दी और उनको बोला कि भाई अब आपको डांस परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। तो आपने किया क्या, आपने बेसिकली ऑर्गेनाइजर थे ना आप, तो आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया कि आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स थे। अब हर स्टूडेंट से आप हर काम तो करवा नहीं सकते हो कि हर एक स्टूडेंट क्या करेगा, ड्राइंग भी बनाएगा, रूम को भी सजाएगा, डांस भी कर लेगा, गाना भी गा लेगा, केटरिंग की भी वो देख लेगा। ऐसा नहीं हो सकता था। आपने क्या किया, आपने उनकी अलग अलग टीम बना दी। टीम भी कैसे आपने बनाई कि उनकी स्किल्स क्या हैं, उनके पास एबिलिटीज़ क्या हैं, कि अगर जो ड्राइंग में अच्छा है उसको बोला कि भाई आप रूम सजा देना, तो उनकी स्किल्स के बेसिस पे आपने क्या किया है, स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया है। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हम बोलते हैं कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो सेल्स का ग्रुप बना दिया जाता है और वो ग्रुप क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। यानी कि ग्रुप बना करके हम क्या करते हैं, काम बांट लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको क्या दिखाई देगा, डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देगा। आई होप ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब जैसे कि मैंने अभी आपको एनुअल फंक्शन का एग्जाम्पल दिया कि आपको अपने फ्रेंड्स की, अपने स्टूडेंट्स की स्किल्स पता थी कि भाई इनकी ड्राइंग अच्छी है, तो जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी थी उनका आपने ग्रुप बना दिया कि ये रूम को सजा देंगे। यहाँ पे भी तो हम बोल रहे हैं कि ग्रुप्स बन रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सेल के ग्रुप्स किस बेसिस पे बनते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने 50 सेल्स थे और मैंने 2 ग्रुप्स बना दिए सेल के, हर एक ग्रुप में 25 सेल्स थे। तो आखिर मैंने ये ग्रुप किस बेसिस पे बनाया कि मैंने बस रैंडमली कुछ 50 सेल्स पड़े हुए थे, उनमें से 25 सेल्स को मैंने लिया और उनका एक ग्रुप बना दिया। कोई ना कोई बेसिस तो होना चाहिए ना ग्रुप बनाने का। तो वो बेसिस क्या होता है, बेसिस होता है इनका स्ट्रक्चर। क्या होता है भाई बेसिस, बेसिस होता है इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही आप क्या करोगे, सेल्स का ग्रुप बनाओगे। इसको मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारे पास, सबके पास ब्रेन होता है। इस ब्रेन के सेल्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना। ब्रेन के सेल्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। अब ब्रेन का काम क्या होता है, ब्रेन का काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना। अब अभी मैं आपको समझाती भी जा रही हूँ, एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ, साथ साथ में मैं लिखती भी जा रही हूँ, साथ साथ में मैं रब भी करती जा रही हूँ। तो ये जो डिफरेंट फंक्शंस में परफॉर्म कर पा रही हूँ साइमल्टेनियसली एक साथ, वो मैं कैसे कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है इन सभी एक्टिविटीज़ को। जब मैं बोल रही हूँ तो मेरी टंग भी जो है ना मूव हो रही है, जब मैं लिख रही हूँ तो मेरा हाथ भी मूव हो रहा है, साथ ही साथ मैं चलती भी जा रही हूँ तो मेरे पैर भी मूव हो रहे हैं। तो इन डिफरेंट कामों को कोऑर्डिनेट कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। कैसे करता है ब्रेन, तो ये पूरी बॉडी से इम्पल्सेस लेता है ब्रेन हमारा, और इम्पल्सेस पूरी बॉडी में देता भी है। यानी कि इम्पल्सेस का लेन देन चलता रहता है ब्रेन के साथ। पूरी बॉडी और ब्रेन के बीच में इम्पल्सेस का लेन देन चलता रहता है। सवाल ये है कि ये इम्पल्सेस, जैसे कि मैं खाना बना रही थी और अचानक से मुझे ध्यान नहीं रहा और अचानक से मैंने एक गरम बर्तन छू लिया, तो गरम बर्तन छुआ है, इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाएगी, ब्रेन तक जाएगी। मैंने हाथ से छुआ था तो इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ से चल के कहाँ तक जाएगी, ब्रेन तक जाएगी। ब्रेन को जैसे ही पता चलेगा कि अरे भाई हाथ ने तो कोई गरम बर्तन छू लिया है, तो क्या होगा, ब्रेन हमें डायरेक्ट करेगा कि सुनो तुरंत अपना हाथ हटा लो वरना इंजरी हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये कंट्रोल ही तो हुआ ना, कि ब्रेन क्या कर रहा है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को, हमारी पूरी एंटायर बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम कोऑर्डिनेशन भी वो करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने गरम बर्तन छुआ तो हाथ से इसकी इंफॉर्मेशन गई मेरे ब्रेन तक, ब्रेन ने मुझसे बोला कि भाई हाथ हटा लो, गरम है, लग जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन जाएगी मेरे हाथ तक, जो ब्रेन का ऑर्डर है वो जाएगा कहाँ, मेरे हाथ तक, और मैं अपना हाथ क्या करूँगी, हटा लूँगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन का आना जाना हुआ है कि हाँ जो गरम बर्तन छुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन गई ब्रेन तक, ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि हाथ हटाओ, गरम है, इंजरी हो जाएगी, तो ये ऑर्डर गया मेरे हाथ तक और इसके बाद में मैंने हाथ हटाया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन और ऑर्डर का जो
पैसेज हुआ है, ये कैसे हो पाया है? ये होता है न्यूरॉन्स की हेल्प से। न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो स्ट्रक्चर हम बोलते हैं कि कुछ इस तरीके का होता है न्यूरॉन का, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? कुछ इस तरीके का होगा, ट्री लाइक दिखाई देता है हमको, ठीक है। और ये उसके ऊपर माइलिन शीट वगैरह आ गई, ये होता है क्या? हमारा न्यूरॉन। यहाँ पे भी आपको कुछ प्रोजेक्शंस दिखाई देंगी, इनको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके बाद में नीचे हम बोलते हैं कि एक्सॉन वगैरह आ जाता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ न्यूरॉन का। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक सेल्स का ग्रुप बनाना है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन हम बोलते हैं कि एक सेल ही होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल है ये हमारी बॉडी का। तो मुझे एक ग्रुप बनाना है सेल्स का। अब मैंने क्या किया? एक मैंने ले लिया न्यूरॉन, और दूसरा मैंने सेल कौन सा लिया है? दूसरा ऐसा सेल लिया है जिसका स्ट्रक्चर, जिसका शेप कुछ अलग है। कैसा है? सपोज मैंने ले लिया है क्या? एक मसल टिश्यू, सॉरी एक मसल सेल ले लिया है मैंने। हमारी जो मसल्स होती हैं वो भी तो सेल्स की बनी होती हैं। तो मैंने क्या किया? एक मसल सेल ले लिया, ठीक है। अब इस मसल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा अलग है। भाई इम्पल्सेस का जो मैं आपको बता रही थी कि इम्पल्सेस को कंडक्ट करवाने में कौन हेल्प करता है? न्यूरॉन हेल्प करता है। कैसे? यहाँ से हम बोलते हैं कि जो डेंड्राइट्स निकली होती हैं, ये इम्पल्सेस डेंड्राइट्स के थ्रू अंदर जाती हैं, सेल बॉडी में जाती हैं, फिर एक्सॉन में जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि फर्दर हम बोलते हैं कि अलग चली जाएगी। तो होता क्या है कि न जो इम्पल्सेस हैं वो इस पैटर्न में जो है आगे बढ़ती हैं न्यूरॉन में, कि डेंड्राइट्स में जाएंगी, फिर एक्सॉन में जाएंगी, फिर सेल बॉडी में, फिर आगे आगे कंडक्ट होती जाती हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस वाले न्यूरॉन के बगल में एक और न्यूरॉन नहीं होगा जिसकी डेंड्राइट्स इम्पल्सेस कलेक्ट नहीं करेंगी, तो फर्दर कंडक्शन कैसे हो पाएगा इम्पल्सेस का? मुझे क्या करना था? मुझे एक ग्रुप बनाना था सेल्स का। तो मैंने क्या किया? मेरे पास रैंडमली कुछ सेल्स पड़े थे। मेरे पास एक न्यूरॉन था, मेरे पास कुछ न्यूरॉन्स थे, और मेरे पास कुछ मसल सेल्स थे। तो मैंने क्या किया? मैंने एक न्यूरॉन उठाया और न्यूरॉन के बगल में मैंने एक मसल सेल रख दिया। तो मसल सेल कैसे इम्पल्स को कंडक्ट करवा पाएगा? क्योंकि उसके पास तो स्ट्रक्चर ही नहीं है वैसा। न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स होती हैं वो इम्पल्स को क्या करती हैं? कलेक्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पे तो मसल सेल के पास कोई डेंड्राइट्स है ही नहीं, तो वो कैसे जो है ना इम्पल्सेस को रिसीव करेंगी, कैसे कलेक्ट करेंगी? जब रिसीव ही नहीं करेंगी तो फिर कंडक्शन क्या ही हो पाएगा? तो इसीलिए कुल मिलाकर के हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि ये जो मसल सेल है ना, ये न्यूरॉन के साथ अगर मिलके एक ग्रुप बनाएगा तो उस ग्रुप का कोई मतलब नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत अलग है। अगर हम इसकी जगह पे एक और न्यूरॉन रख दे तो फिर क्या होता कि यहाँ से इम्पल्स आती, इम्पल्स फिर दूसरी न्यूरॉन के पास जाती, दूसरी न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या करते? इम्पल्स को रिसीव करते और फिर आगे की तरफ कंडक्ट करवा देते। लेकिन यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या कि ये जो मैं ग्रुप बनाने की कोशिश कर रही हूँ ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। ये ग्रुप इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप के जो सेल्स हैं वो अलग अलग है स्ट्रक्चर में। यानी कि हमें ग्रुप कैसे बनाना है? हमें ग्रुप ऐसे बनाना है सेल्स का कि वो सेल कैसे होने चाहिए? आपस में स्ट्रक्चर में सिमिलर होने चाहिए, तब जाकर के वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मसल सेल जो है ना बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। मसल सेल भी काम का है, लेकिन मसल सेल तभी काम कर पाएगा जब वो दूसरे मसल सेल्स के साथ प्रेजेंट होगा। अकेले एक न्यूरॉन इम्पल्स कंडक्ट नहीं करवा सकता है। अकेले एक मसल सेल, मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं, तभी तो हम मूव कर पाते हैं। अभी मैं अपना हाथ ऐसे 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 कर रही हूँ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर पा रही हैं। तो मसल सेल ऐसा नहीं कि ये बेकार है क्योंकि इसने इम्पल्स का कंडक्शन नहीं करवाया। इम्पल्स का कंडक्शन करवाना इसका काम नहीं था क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं है। इसका काम तो कुछ और है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, तो ये उस काम में माहिर है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है सेल्स का वो काम क्यों नहीं आ पाया? इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि हमने अलग अलग स्ट्रक्चर के सेल्स को कंबाइन करके उनका ग्रुप बनाना चाहा था। तो ना ही मसल सेल अपना फंक्शन दिखा पाया, ना ही न्यूरॉन अपना फंक्शन दिखा पाया। क्या ये चीज़ सभी बच्चों को क्लियर हुई? ठीक है, तो
कुल मिलाकर के हमने कंक्लूड क्या करना चाहते हैं हम यहाँ पे कि जो हम ग्रुप बनाना चाह रहे हैं ना सेल्स का, वो कैसा होना चाहिए, सेल्स ऐसे होने चाहिए जिसके स्ट्रक्चर में कैसा हो, स्ट्रक्चर उनका सिमिलर हो। सिमिलर इन स्ट्रक्चर वाले सेल्स का ही हम क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, ताकि वो ग्रुप क्या करे, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। और ऐसे ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं भाई, टिश्यूज कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको टिश्यूज की डेफिनेशन बताई है कि टिश्यूज एग्जैक्टली होते क्या हैं। मैंने आपको बताया कि टिश्यू क्या है, ग्रुप होता है या कलेक्शन होता है सेल्स का जो कि क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, ये कभी लिखना भूलना नहीं, एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे हैव कॉमन ओरिजिन। इन सबका ओरिजिन हम बोलते हैं कि कॉमन होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स या कलेक्शन ऑफ सेल्स टिश्यूज कहलाते हैं। वो सेल्स कैसे होते हैं, कॉमन ओरिजिन होता है, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि उनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, सिमिलर होता है, और कंबाइन होने के बाद में वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ऐसे कलेक्शन को और ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या ये चीज़ सभी बच्चों के समझ में आई है? क्या बोला मैंने आपको, हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने शुरू किया था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ, कि भाई दो टाइप के जो है ना ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके पास एक ही सेल होता है और वो जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो जिनके पास एक ही सेल होता है तो उस सेल के पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, उसी को जो है ना असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस करनी पड़ेंगी, तभी जाकर के वो जिस ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, बैक्टीरिया को बना रहा है, वो बैक्टीरिया हम बोलते हैं कि लिविंग कहलाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो क्या करें, सेल्स, क्योंकि सेल्स आपस में सेल्स अकेले अकेले काम करके बोर हो जाते हैं, तो सेल्स क्या सोचते हैं कि क्यों ना हम एक ग्रुप बना लें और ग्रुप बना करके हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करें, ताकि वो फंक्शन कैसा हो जाए, एफिशिएंटली हो जाए परफॉर्म। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, ग्रुप बनाने का, सेल्स का ग्रुप बनाने का एक ऑप्शन होता है। अब जब सेल्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। यानी कि सेल्स ने आपस में काम बांट लिया है ताकि कोई भी फंक्शन जो है ना वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप्स बनते हैं, ये ग्रुप्स भी हम बोलते हैं कि सेल के सोच समझ के बनते हैं। ये नहीं कि रैंडमली कोई भी अलग अलग शेप के, अलग अलग स्ट्रक्चर के सेल्स प्रेजेंट थे, रैंडमली हमने कुछ सेल्स को पकड़ा और उनका एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के लिए भी सेल्स हमें कुछ ऐसे लेने पड़ेंगे जिनके स्ट्रक्चर में क्या होती है, सिमिलैरिटीज होती है, जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं। न्यूरॉन का काम होता है इम्पल्सिस को कंडक्ट करवाना। मसल सेल का काम होता है कि वो क्या करते हैं, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ताकि हम डिफरेंट मूवमेंट्स परफॉर्म कर पाएँ, लोकोमोशन कर पाएँ। तो मसल सेल भी इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमने इन दोनों सेल का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये ग्रुप कभी भी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कि आप सोच रहे हो कि हमने न्यूरॉन और मसल सेल को लिया है तो ये जो ग्रुप बनेगा ये इम्पल्स भी कंडक्ट करवा लेगा और ये मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है, डिफरेंसेस हैं। न्यूरॉन इम्पल्सिस का कंडक्शन कैसे करवा पाता है, डेंड्राइट से वो क्या करता है, इम्पल्सिस को कलेक्ट करता है, रिसीव करता है और फिर आगे 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 भेजता है। ठीक है, फिर दूसरा न्यूरॉन आता है, दूसरा न्यूरॉन क्या करता है, पहले वाले न्यूरॉन से अपनी डेंड्राइट्स के थ्रू सिग्नल्स को, इम्पल्सिस को रिसीव करता है, फिर आगे कंडक्ट करवाता है। लेकिन हमारे मसल सेल के पास तो डेंड्राइट्स है ही नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो पहले जो न्यूरॉन पड़ा है उससे इम्पल्सिस को रिसीव कर पाए। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं जिसके कारण इनका बनना, ये जो ग्रुप बनाएंगे ना मिलके, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ग्रुप कैसे बनना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर वाले सेल्स का बनना चाहिए, और इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, भले ही आप अभी नाम याद ना रखो इस टिश्यू का, लेकिन देखो यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, सेल्स हैं। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, और ये सभी सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक टिश्यू बना रहे हैं। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस भी है, इनके पास साइटोप्लाज्म भी है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं कि वेरी करते रहते हैं सेल के ऊपर, कैसे वो हम आगे देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में
टिश्यूज की यूटिलिटी क्या होती है? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द डिफरेंट, ये द है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस since a particular group of cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. So multicellular organisms possess a definite division of labor. ठीक है, हमसे सवाल में पूछा गया था कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज की यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी यही होती है कि डिफरेंट टिश्यूज क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जैसे कि सेल्स हैं, सेल्स हम बोलते हैं कि टिश्यूज को टिश्यूज कौन बनाते हैं? सेल्स ही बनाते हैं। तो सेल की जो ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जो टिश्यूज होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी हेल्प से फंक्शन जो होता है ना वो एफिशिएंटली हो जाता है। तो यहाँ पे हमको एक डेफिनेट डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। तो यूटिलिटी टिश्यूज की यही होती है कि टिश्यूज क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि कई सारे सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण वो फंक्शन हम बोलते हैं कि अच्छी तरीके से हो जाता है, एफिशिएंटली हो जाता है, और वहाँ पे हमको एक डेफिनेट डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है, काम डिसाइड कर लिए जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में जैसे कि हमने बात करी थी कि सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। प्लांट के पास जो सेल्स होते हैं उनको हम प्लांट सेल्स कहते हैं, एनिमल्स के पास जो सेल होते हैं उनको हम एनिमल सेल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल टिश्यूज की। भाई प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, प्लांट टिश्यूज तो बनाएंगे। एनिमल के जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एनिमल टिश्यूज बनाते हैं। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं कि इसमें प्लांट और एनिमल टिश्यूज में। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटेड टुवर्ड्स स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स। आप खुद ही सोचो, प्लांट्स को क्या आपने अपनी पोजीशन चेंज करते हुए देखा है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्लांट्स लिविंग नहीं होते हैं और प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं, वो डेफिनेटली लिविंग है और वो ग्रो भी करते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन पर रहकर ही करते हैं। ये नहीं कि यहाँ वहाँ मूव करते रहेंगे हमारी तरह और ग्रो करते जाएंगे। एक उनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है और उसी फिक्स पोजीशन पे रह करके वो ग्रोथ करते रहते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। तो जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट्स में, वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए होता है कि भाई प्लांट्स क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। तो स्टेशनरी प्लांट्स में टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन उनके स्टेशनरी स्टेट को रखकर ही होता है। वहीं अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स तो भाई मोबाइल होते हैं, मोबिलिटी शो करते हैं, यहाँ से वहाँ जाना। ठीक है, चिड़िया यहाँ से वहाँ उड़ती रहती है, कहीं तो भी हमारे हैबिटेट्स होते हैं। तो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में कैसा होता है, इस चीज़ को टारगेट करते हुए होता है कि भाई इस ऑर्गेनिज्म को मूव करना है। तो टिश्यूज ऑर्गेनाइज भी ऐसे होंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या कर पाए, मूव कर पाए। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, तो टिश्यूज अपने आप को ऑर्गेनाइज कुछ ऐसे करेंगे कि प्लांट जो है या ऑर्गेनिज्म जो है मूव करने ही नहीं वाला। लेकिन यहाँ पे कैसा होगा, इस चीज को फोकस टारगेट ही यही होता है, या फोकस रहता है इस बात पे कि भाई इसको मूव करना ऑर्गेनिज्म को, तो हमको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपने आप को, टिश्यूज को, कि ऑर्गेनिज्म मूव कर पाए। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स में जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सिंपल होता है। जैसे हम प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे अपने अपकमिंग सेशन में, उस समय आपको समझ में आएगा कि प्लांट टिश्यू में ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू में ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है टिश्यूज का। क्यों? क्योंकि फर्दर ये टिश्यूज जो होते हैं ना वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, और ये ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो हमारे ऑर्गेनिज्म के पास ऑर्गन सिस्टम्स आते हैं। तो इसीलिए टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये टिश्यूज कंबाइन होकर फर्दर ऑर्गन्स बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस क्या है, मेनी ऑफ द टिश्यूज आर डेड। फॉर एग्जाम्पल कॉर्क। प्लांट टिश्यू में हम बोलते हैं, प्लांट्स में हम बोलते हैं कि अधिकतर जो टिश्यूज होंगे वो डेड होंगे। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से, यानी कि जर्मिनेशन से, सीड जर्मिनेशन से ही वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, नहीं। जैसे जैसे सेल्स मैच्योर होते जाएंगे तो टिश्यूज भी क्या होते जाएंगे, डेड होते जाएंगे। ठीक है, सवाल ये है कि ये डेड टिश्यूज करते क्या है प्लांट्स में, तो ये डेड टिश्यूज प्लांट को स्ट्रेंथ, सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन करवाते हैं, है ना। कि आप बोलो कि मैम टिश्यूज तो डेड हैं, तो क्या मतलब है, हटाई दो उनको। पेड़ की जो छाल होती है, जो बार्क होती है, वो डेड सेल्स ही होते हैं, डेड टिश्यूज ही होते हैं, लेकिन तब भी वो पेड़ में प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।
ठीक है। तो मैनी ऑफ द टिश्यूज कैसे होते हैं प्लांट्स में, डेड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की, तो एनिमल्स में मोस्ट ऑफ द टिश्यूज कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। फिर इसके बाद में प्लांट्स में हम बोलते हैं कि ग्रोथ इज कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज। इनिशियली जो छोटा सा पौधा होता है वो ग्रो, जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा, ट्री बनता जाएगा, आप देखोगे कि ग्रोथ जो है ना वो सर्टेन एरियाज में ही फिर इसके बाद में होती है। जैसे कि ब्रांचेस हैं, मैं यहाँ पे अगर एक ट्री ड्रॉ करना चाहूँ, देखो इधर पे ये हमने क्या ड्रॉ किया है भाई, एक ट्री ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ से क्या निकली है, एक ब्रांच निकली है। अब इस ब्रांच पे फर्दर हम बोलते हैं कि सब ब्रांचेस निकल रही हैं। दूसरे साइड से भी एक ब्रांच निकली, लेकिन उस ब्रांच में केवल एक ही सब ब्रांच निकली। तो यहाँ पे ग्रोथ कैसी हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म सी नहीं हो रही है, कि ग्रोथ जो है आप बोल सकते हो कि सर्टेन रीजन्स में ही होती है, और ग्रोथ भी कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। अगर इसको मैं अपने आप से कंपेयर करके आपको बताऊं तो शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हमारी ग्रोथ कैसी होती है, हमारी ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है और एक लिमिटेड टाइम तक ही होगी, है ना। बेबी से हम एडल्ट बन जाते हैं और एडल्टहुड के आने के बाद में फर्दर ग्रोथ हमारी नहीं होती है, और हमारी ग्रोथ भी कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। हाथ जो है इक्वल लेंथ के बनेंगे, पाँव जो होते हैं वो भी इक्वल लेंथ के बनेंगे, यानी कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है ना वो एक प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग होती है, प्रपोर्शनेट ग्रोथ होती है, कि हाथ और पैर इतने लंबे होंगे कि वो आपस में कैसे हो, प्रपोर्शनेट हो। ये नहीं कि कुछ भी जो है ना हाथ और पाँव की लेंथ हो रही है, कि लेफ्ट वाला हाथ लंबा हो गया राइट वाले हाथ से, राइट वाला पाँव लंबा हो गया लेफ्ट वाले पाँव से। तो प्रपोर्शनेट ग्रोथ होती है, एक दूसरे के प्रपोर्शन में जो है ना हमारे पूरी बॉडी की ग्रोथ होती जाती है। तो ग्रोथ एनिमल्स में कैसी होती है, एनिमल्स में हम बोलते हैं कि एक लिमिटेड स्टेज तक ही होती है। एक एज के बाद बच्चे से हम एडल्ट बनते हैं, एडल्टहुड के बाद हम बोलते हैं कि फर्दर ग्रोथ नहीं होती है। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि जब एजिंग होती है, जब बुढ़ापा आता है, तो धीरे धीरे हम बोलते हैं कि ग्रोथ जो है वो आप ग्रोथ तो मतलब मैच्योर तो हो ही चुके रहते हैं हम, लेकिन हम बोलते हैं कि बॉडी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी स्टेज एनिमल्स डू नॉट शो फर्दर ग्रोथ। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स में नई नई पत्तियां आती रहेंगी, नई नई उनकी ब्रांचेस आती रहेंगी, फ्रूट्स आते रहेंगे, फ्लावर्स आते रहेंगे। तो ये फ्रूट्स फ्लावर्स आना, लीव्स आना, नए नए ब्रांचेस आना, ये सब क्या है, ये ग्रोथ ही तो है। तो प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है वो हमेशा चलती जाती है। प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ, और एनिमल्स में एक हद के बाद, एक स्टेज के बाद, मैच्योरिटी के बाद फर्दर ग्रोथ नहीं होती है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। एक ब्रांच पे हम बोलते हैं कि फर्दर 10 सब ब्रांचेस आ सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि दूसरी ब्रांच पे केवल एक सब ब्रांच आए। तो कोई ज़रूरी नहीं है, कभी भी कोई कहीं भी कैसी भी ग्रोथ हो सकती है। यानी कि ग्रोथ कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, और हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ कन्फाइंड होती है टू सर्टेन एरियाज, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की, एनिमल्स में हम बोलते हैं कि ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड टू एरियाज। ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ हाथ लंबे होंगे या हमारे सिर्फ पैर लंबे होंगे। हमारी पूरी बॉडी, जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, पूरी बॉडी ग्रो करती है हमारे साथ। हमारा हेड भी, जब हम छोटे होते हैं तो हमारा हेड कितना छोटा सा होता है ना, बच्चे का हेड कितना छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रो करता है। आंखें बड़ी होती हैं, लिप्स ब्रॉड होते हैं, है ना, फिंगर्स लंबी हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो ग्रोथ है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर के लिमिट हो जाएगी, नहीं। ग्रोथ कैसी होती है, ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड टू एरियाज, लेकिन यहाँ पे होती है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होती है, यहाँ पे यूनिफॉर्म होती है। यहाँ पे प्लांट्स में कैसी होती है, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ चलती जाती है, लेकिन एनिमल्स में मैच्योरिटी के बाद में जो है बंद हो जाती है ग्रोथ। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो मोर मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर, यानी कि इनमें मेंटेनेंस ज़्यादा लगती है एनिमल टिश्यूज़ में। क्यों? क्योंकि एनिमल के जो सेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हमने सेल के कंपोनेंट्स पढ़े हैं ना, तो प्लांट के सेल्स में हम बोलते हैं कि प्लास्टिड होते हैं।
क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता है, क्लोरोफिल होता है, उसमें वो किचन की तरह काम करते हैं। प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल कहते हैं। तो प्लांट सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट को ट्रैप करके, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके खाना बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ होता ही नहीं एनिमल सेल्स के पास, हमें तो बाहर से ही अपना जो है ना खाना लेना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, और जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो कैसे होते हैं, लेस मेंटेनेंस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ये खुद ही को मेंटेन कर लेते हैं, खुद ही अपना खाना भी बना लेंगे, सब खुद ही कर लेते हैं। तो इसमें हम बोलते हैं कि मेंटेनेंस एनर्जी प्लांट टिश्यूज़ के लिए कम लगती है। तो आई होप सभी डिफरेंसेस सब बच्चों को हो गए होंगे क्लियर कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं प्लांट टिश्यूज़ में और एनिमल टिश्यूज़ में। तो आज के सेशन में हमने किया क्या है, आज के सेशन में हमने पेज नंबर 69 पे जितने भी आपके इंटेक्स क्वेश्चंस दिए हैं उनको हमने कर लिया है सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस की। आज हमने 2 ही इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन इन 2 इंटेक्स क्वेश्चंस में हमने पूरा बेसिस, अपना फाउंडेशन बिछा दिया है कि हाँ भाई टिश्यूज़ आए कहाँ से हैं। ठीक है, और टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं, मतलब बेसिकली एक ब्रॉड कैटेगरी मैंने आपको बता दी है कि हाँ भाई प्लांट के पास प्लांट टिश्यूज़ होते हैं और एनिमल के पास एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगले सेशन में हम सॉल्व करेंगे कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस, और साथ ही साथ हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर। अगले सेशन में हम पूरा प्लांट टिश्यू कवर करेंगे। तो आज की सेशन के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।